Hello everyone, welcome to Chetan Bhatt Learning. In our today's lecture, we will move on to the new topic that is judiciary. अब देखो, आप इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स कर चुके हो, आप इंडिया के लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट कर चुके हो. नाउ वंस वी हैव डन जुडिशरी, तो आपका सिर्फ एक ही पोर्शन रह जाएगा इंडिया की पॉलिटी समझने के लिए, वो होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसके अलावा अब आगे क्या करना है हमने, वैसे वाले टॉपिक की सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है, इंडिया में कौन सी बॉडी इलेक्शन करवाती है, कौन सी बॉडी यूपीएससी का एग्जाम लेती है, यूपीएससी ही लेती है, एंड सो ऑन. सो वन ऑफ द मेन टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट शैल बी कवर्ड इन टुडेज एंड टुमारोज क्लास, दैट इज जुडिशरी. जुडिशरी में हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ओवरव्यू से. मैं आपको पहले एक बेसिक सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो एक हायरार्किकल, वर्टिकली हायरार्किकल जुडिशरी है. सबसे ऊपर हमारे पास में है ऑनररी सुप्रीम कोर्ट, इनके नीचे हमारे पास में हाई कोर्ट, और इनके नीचे जो कोर्ट्स हैं, द कोर्ट्स अंडर द हाई कोर्ट और अ हाई कोर्ट विच आर सबऑर्डिनेट टू अ हाई कोर्ट, दे आर नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक, आज के लेक्चर में हम प्राइमरीली कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, कल के लेक्चर में हम बाकी कोर्ट्स सारी कवर कर लेंगे. सिंपल. हमारी कंट्री में आपने याद रखना है कि एक सिंगल कोर्ट है, वही स्टेट लॉस को सुनती है, वही सेंट्रल लॉस को सुनती है. मतलब क्या है? मतलब ये है कि लेट्स टेक गुजरात गवर्नमेंट. गुजरात गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि गुजरात में कोई ड्रिंक नहीं करेगा, कोई ड्रिंक नहीं बेचेगा, मर्जी अगलों की. ठीक, अब उन्होंने ये लॉ बना दिया. कोई पर्सन बेचारा थोड़ा सा मूड में था, उसने 2 पैग लगा लिए, पुलिस ने पकड़ लिया, केस चला दिया. वो बोलता है कि मैं तो कोक पी रहा था, वो बोल रहे हैं कि नहीं जी आप तो जैक डैनियल्स पी रहे थे. हो गया केस. अब जब वो उसका केस हुआ, अज्यूमिंगली ये गुजरात का लॉ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ नहीं है. सिंपल. पंजाब में आप आओ, हम आपको पूरा पिलाएंगे. केरला में चले जाओ, हमसे भी ज़्यादा पिलाएंगे. तो हर एक स्टेट के अपने लॉज हैं. तो यहाँ पे राइट नाउ पंजाब का लॉ चल रहा है, गुजरात का लॉ चल रहा है, लेकिन एक पर्सन जो है उसको इस लॉ के अंडर पकड़ लिया अज्यूमिंगली. अब क्या होगा, उसको किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जाया जाएगा. पर्सन को लगता है कि ना, मैं तो इस कोर्ट की वर्डिक्ट को चैलेंज करूंगा, मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा. अब हाई कोर्ट में भी उनको लगता है कि न्याय नहीं मिला, पर हाई कोर्ट ने भी सर्टिफिकेट दे देना है कि ले भाई, अगर तेरे को फिर भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ. नाउ यू सी, चाहे वो लॉ गुजरात का था, बट उसकी लीगल इन्फोर्समेंट के लिए, उसके थ्रू आपको जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यू कैन गो यूज दिस सिंगल कोर्ट सिस्टम ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट. ऑन द अदर हैंड, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिस इज नॉट द सिस्टम. वहां पे क्या होता है कि फेडरल लॉज जो हैं, फेडरल लॉज मतलब जो पूरी यूनियन के लॉज हैं, उनको इन्फोर्स करने के लिए फेडरल कोर्ट है, और जो स्टेट लॉज हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए स्टेट जुडिशरी है. सिंपल. क्लियर. तो हाई कोर्ट में और हमारे में और उनके में यही फ़र्क है कि उनके यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के जो हैं नॉर्मल जो लॉज होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है एज सच, वो वहीं की हाई कोर्ट्स में फाइनल, फुल एंड फाइनल रिजॉल्व हो जाते हैं. अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये 28 जनवरी 1950 में आई. 28 जनवरी 1950 में ये आई. इससे पहले होती थी एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर इस्टेब्लिश की गई थी. भरत सर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कराएंगे. अब आपको अदरवाइज मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे से 2 लोगों के बीच में, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, इनके बीच में डिस्प्यूट है, या गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, तो क्या होगा, कोर्ट में चैलेंज होगा. कोर्ट में चैलेंज हो गया, नहीं जी मेरे को तो लग रहा है इस कोर्ट ने ठीक फैसला नहीं दिया, आई वांट टू चैलेंज दिस वर्डिक्ट. मैं ऊपर चला गया, मुझे लगता है नहीं अभी भी बात नहीं बनी, अब मुझे फाइनल और चैलेंज करना है. फाइनल कोई और कोर्ट है, तो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील यूज्ड टू बी इन इंग्लैंड. कुछ केसेस में कुछ बड़े बड़े लोग यहाँ पे जा पाते थे.
इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है, अब सुप्रीम कोर्ट इसको भी सबस्यूम किया है। तो अब आफ्टर इंडिपेंडेंस योर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इज योर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी बॉडी है, इसने हमारी कंट्री में, हम देखेंगे जब मैं आपको सब्जेक्टिव मेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, आंसर्स करवाऊंगा, यू विल सी कि हमारी कंट्री में ये इंश्योर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहे, रूल ऑफ लॉ जिंदा रहे, एंड इंडिया डज नॉट बिकम अनदर पाकिस्तान वेयर देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। इन पाकिस्तान में क्या होता है ना, अभी पहली बार एक बार ढंग से ऐसा हुआ होगा कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवा के नेक्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो दे दिया, चार्ज दे दिया। अदरवाइज या कू हो जाता था, या सरकार गिर जाती थी, या असैसिनेशन हो जाता था, आर्मी में लोगों की ज़्यादा फेथ था कंपेयर टू यहाँ। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में, उसको बहुत क्रेडिट जाता है कि उसने फिर भी बाय एंड लार्ज इंडिया में एक फेथ बना के रखा सिस्टम में लोगों का। जुडिशरी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स परसेप्शन सर्वे, इंडियंस फील दैट जुडिशरी इज द सेकेंड मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आफ्टर इंडियन पुलिस। उसको हम अलग से देखेंगे कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है जुडिशरी की, जजेस की क्या प्रॉब्लम है, लॉयर्स से क्या प्रॉब्लम है, बार से क्या प्रॉब्लम है, बार मतलब बार काउंसिल, ठीक, और अदरवाइज जो कोर्ट सिस्टम इन जनरल है उससे क्या प्रॉब्लम्स है, दैट वी शैल delve into in another couple of classes. But right now I just want you to know कि overall हम सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मान सकते हैं, at least from the perspective of this exam. Clear? अब सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का। एक मैं फाइनल चीज़ दोबारा जोड़ना चाहता हूँ, जस्ट आपको पहले दूसरे लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी, वही मैं वापस लेके आना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में हमने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, एक अमेजिंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने बनाया वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। ठीक, इस डॉक्यूमेंट में बोल दिया कि लिसन, ये इंडिविजुअल की पावर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्फ्रिंज नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट का डोमेन है, वाया फंडामेंटल राइट्स, कि ये तो वो इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं जिसको गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती। दूसरी चीज़, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है, these are the subjects on which central government can legislate, for example currency, railways, foreign policy, defense। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के डोमेन है, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रीज, ठीक, पुलिस। सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन को स्टेट इन्फ्रिंज नहीं करेगी एंड वाइस वर्सा। अब सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर लेकिन सेंटर कर दे ऐसा, इस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट में तो आपने लिख दिया, अगर स्टेट गवर्नमेंट कर दे ऐसा, ना रिस्पेक्ट करे इसको, या इंडिविजुअल जो है स्टेट की ना माने, या जो स्टेट है वो इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे, एब्रोगेट करे, तो दैट्स व्हाई यू नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, a judiciary which is not part of the government and definitely not under it, a judiciary which ensures individual freedom, enforcement of fundamental rights, a judiciary which ensures that the laws are in sync with the principle enshrined in DPSP, a judiciary which makes sure that the federal system is being respected as given in the constitution. So सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी तो गोल यही है। हमारी कंट्री में ऐसा होता है कि कोई भी जो केस होता है, एवरेज केस भी ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि होना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को केसेस लेने ही नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा ना, जब लोग हाई कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिलता और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलना चाहिए कि लिसन, जजेस जो हाई कोर्ट में बैठे हैं बहुत कॉम्पिटेंट है यार, उन्होंने अगर बोला है तो फाइनल है, ठीक है, कोई लॉ की इंटरप्रिटेशन का आपका केस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का केस नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का केस नहीं है, एवरेज केस है, हाई कोर्ट ने बोल दिया बात खत्म, हमारे पास ये केस मत लेके आओ। हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ा वो होता है, स्पेशलाइज्ड काम रहता है सुप्रीम कोर्ट का, और पेंडेंसी भी कम होती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट, ये जो कोर्ट है इसमें
जजेस, सबसे पहले इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में, ये करते हैं प्रेसिडेंट। So judges of Supreme Court are appointed by the President by warrant under his seal and hand and seal. Simple, clear, clear. अब कितने सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं? अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट की थी उसके बाद में नाउ यू हैव 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस। जब स्टार्ट की थी तो इनिशियली हमारे पास में ओरिजिनली 8 जजेस थे, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस। होता क्या है, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं वो बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके बाद वाले, इनके बाद वाले, इनके बाद वाले, इनके बाद वाले, एंड सो ऑन। क्लियर? सो द स्ट्रेंथ वाज इनिशियली फिक्स्ड एट नंबर 8, बट नाउ द स्ट्रेंथ इज 34। हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस एच कानिया जी थे। ठीक है, चलो अब ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को, बट एक चीज और बोली गई है, वो बोलते हैं कि जो तो चीफ जस्टिस जो है, जब तो इनको अपॉइंट करना है, सो चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज प्रेसिडेंट डीम्स फिट। तो क्या करना है, प्रेसिडेंट ने आज, ये देखो भाई, ये है चीफ जस्टिस की वैकेंसी, इनको भरना है। तो प्रेसिडेंट किसको चीफ जस्टिस लगाए, इसके लिए वो कंसल्ट करेंगे। कंसल्टेशन है किससे? बोलते कि कुछ सीनियर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करेंगे, मान लो जो भी हैं, कि बताओ भाई आप में से सबसे मेन कौन है, उनको हम लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। एंड अदर जजेस, अब बाकी जजेस में भी तो वैकेंसी हो सकती है, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। क्लियर? तो यहां से देखो आप, यही ये 2 मिनट आप मेरे को पूरी 100% अटेंशन देना, आपको लॉजिक समझ आएगा, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इंडिया की। कौन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। किससे कंसल्ट करके? अगर तो चीफ जस्टिस को लगाना है तो फिर सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस से पूछ के, और अगर किसी और जज को लगाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बड़े बड़े जजेस से पूछ के। अब मेरी एक बात सुनो, मान लो प्रेसिडेंट जो है वो किसी को लगाना चाहते हैं जज, लेकिन जो कंसल्ट कर रहे हैं वो बाकी जजेस से, उनको वो पर्सन पसंद नहीं आ रहा, तो क्या प्रेसिडेंट के ऊपर उनकी कंसल्टेशन जो है ये बाइंडिंग है? ये वर्ड कंसल्टेशन का क्या मतलब है? क्या कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, बाइंडिंग है? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको पता है कि प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है। प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट कर रहे हैं किसी पर्सन को, जैसे पर्सन ए, कि यार मुझे तो ये सही लग रहा है, लो मैं तुमसे कंसल्ट कर दिया, इसको लगा देते हैं, और वो बोलते हैं नहीं सर हमारी कंसल्टेशन के हिसाब से तो इनको नहीं लगना चाहिए। ये एक्चुअल में प्रेसिडेंट थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर इज डिसाइडिंग। एक्चुअल पावर तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है ना। प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक ऑफिस है, उसको साइन करने का, डॉक्यूमेंट्स भेजने का, डॉक्यूमेंट्स को वापस बुलाने का। इन अदर वर्ड्स, प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाना है तो क्या उनको ये तो बोल दिया आपने कंसल्ट करना है आपको, बट क्या ये कंसल्टेशन उनके ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी बना इंडिया में। इसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हुए, जिन कोर्ट केसेस को, अलग अलग लोगों के केसेस थे जिनको हम जानते हैं फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस के नाम से। क्लियर? इन द फर्स्ट जजेस केस 1982, court held that consultation does not means concurrence, it only means exchange of views। तो ठीक है भाई, कमिटेड जुडिशरी आप अपनी लगा सकते हो, प्रेसिडेंट ने व्यू लेना है, लेकिन अगर कंसल्टेशन के बाद में बात नहीं बन रही तो प्रेसिडेंट हैज द पावर। इन अदर वर्ड्स, प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर।
That was in the beginning. But in second judge's case in year 1993, आप एक चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, इट्स अ सेल्फ करेक्टिंग बॉडी. ये अपनी किसी पुरानी वर्डिक्ट को ओवररूल कर सकती है बोल के कि पहले हमसे गलती होगी, दिस इज आवर न्यू वर्डिक्ट. कोर्ट रिवर्स्ड इट्स स्टैंड एंड चेंज्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू कंकरेंस. इनका मतलब क्या हुआ कि एडवाइस टेंडर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. तो मतलब क्या हो गया, अगर प्रेसिडेंट ने किसी पर्सन बी को जज लगाना है, अब उनको तो कंसल्ट करना है सीजीआई से, लिखा हुआ है, लेकिन इनकी कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है. तो अगर तो ये बोलते हैं कि पर्सन बी को लगाओ तो पर्सन बी लगेगा, अगर वो बोलते हैं कि पर्सन बी को नहीं लगाओ तो पर्सन बी जज नहीं लगेगा. बट इसी केस में एक और चीज बोली गई, दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड टेंडर हिज एडवाइस आफ्टर कंसल्टिंग टू सीनियर मोस्ट जजेस. तो मान लो जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अकेले अपनी एडवाइस नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट जज 1, सीनियर मोस्ट जज 2, इन दोनों से भी पूछ रहे हैं. तो कोलिजियम सिस्टम की बिगिनिंग यहां से हो जाती है. इसको क्या बोलते हैं, COLLEGIUM, कोलिजियम सिस्टम. इनसे पूछ के, तो अब अगर आपने प्रेसिडेंट ने किसी को लगाना है, अगर नॉर्मल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में लगाना है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सीनियर मोस्ट 1 प्लस सीनियर मोस्ट 2. Similarly, in the third judge's case, which was in 1998, court opined that the consultation process to be adopted by CGI requires consultation with plurality of judges. एक नई एक और चीज अब ऐड कर दी 1998 तक, which is plurality of judges. इसका मतलब क्या है, that chief justice of India should consult a collegium of 4 senior most judges. पहले 2 में बोला, फिर क्या बोला कि एक काम करो भाई, senior most judges 2, 3 प्लस सीनियर मोस्ट जज 4. तो आज स्टेटस को क्या है, आज स्टेटस को ये है कि अगर किसी को हमने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो कौन करता है अपॉइंटमेंट, बिल्कुल प्रेसिडेंट करते हैं. बट आज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछ के नहीं करते. आज उनके ऊपर किसकी एडवाइस बाइंडिंग है, बोला कंसल्टेशन मींस कंकरेंस. क्लियर. तो क्या हो गया, प्रेसिडेंट पूछेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्दर किसके साथ में कंसल्ट करेंगे, सीनियर मोस्ट जज 1, 2, 3 एंड 4. अब यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज कौन हुआ, बाय देयर टेन्योर कोई सीनियर मोस्ट बनता है, एज से नहीं बनता है. जिसको जितना टाइम हो गया सुप्रीम कोर्ट में आए हुए, उस हिसाब से उनकी सीनियोरिटी काउंट होगी. क्लियर, सिंपल. नाउ अब इसमें ही एक चीज और ऐड की गई कि सुनो भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एक बात बता दो कि अगर किसी पर्सन के नाम के ऊपर 2 जजेस भी मना करते हैं, से देयर इज दिस पर्सन मिस्टर आर, इनको जज बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए. हमारे पास 34 वैकेंसीज हैं, मान लो 34 सीट्स हैं, उसमें से 2 जजेस रिटायर हो गए, 2 वैकेंसीज है हमारे पास. मिस्टर आर को उसमें बिठाया जाए कि नहीं बताया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर किसी नाम पे 2 जजेस भी मना कर दें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो नाम प्रेसिडेंट को नहीं भेजना चाहिए. क्लियर. ये नहीं करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि चलो 2 लोग मना कर रहे हैं, 2 हाँ कर रहे हैं, तीसरा मैं हो गया, 3:2, चलो मैंने सिलेक्ट कर दिया. तो इन अदर वर्ड्स एटलीस्ट 3 जजेस तो हाँ करें. बट कैन यू सी वन थिंग, जजेस अब कौन अपॉइंट कर रहा है, जुडिशरी. जुडिशरी ही अपॉइंट कर रही है जजेस को, गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर रही. कहते हैं इससे इंडिपेंडेंस हो जाएगी जुडिशरी की.
ऑल्सो एक चीज और की गई, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन लगता? मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कंसल्ट करके सीनियर मोस्ट जजेस से और हाई कोर्ट के जजेस से, जिसको लगेगा उसको लगा देंगे। बट सेकंड जजेस केस में 1993 में ये वाली फ्रीडम या डिस्क्रिशन भी सरकार से ले ली गई। कोर्ट ने बोला कि ना, जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, अब आप देखो जरा, से हमारे पास में 34 जजेस है, उसमें से जो सबसे सीनियर जज वो हो गए जिनको से आज 10 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में काम करते हुए एज जज। दूसरे हैं जिनको 9.5 ईयर्स हो गए, जिनको 7.5 ईयर्स हो गए, एंड देन सो ऑन। जो सीनियर मोस्ट जज है, और ये अब चीफ जस्टिस की पोस्ट है एक और, इनको किसी को 11 साल हुए थे, ये अब रिटायर हो रहे हैं कल। अब नया सीनियर मोस्ट जज कौन है? ये जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो सिंपल सा एक सिस्टम बना दिया सेकंड जजेस केस ने। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे लगता है, कौन होता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बात होगी खत्म। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे लगते हैं? कोलिजियम के थ्रू। कोलिजियम क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उनमें से भी अगर 2 मना कर रहे हैं तो बंदे का नाम थ्रू नहीं होगा। तो 2 जजेस, 3 जजेस प्लस सीजीआई प्रेसिडेंट बन गया आपका कोलिजियम। तो ये अब सीनियर मोस्ट जज जो है ये बन जाएंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अनलेस ये जो आउटगोइंग जज थे जो इनकी जगह पे थे, ये जाते हुए बोल के गए हैं कि भाई सुनो, जो नया जो ये वाला लड़का है 10 साल वाला, मेरे जाने के बाद जो आउटगोइंग सीजीआई सेइंग दैट द सीनियर मोस्ट जज इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ बहुत खराब किया है और इसको आप नहीं बनाना, अनलेस ये हो तो अदरवाइज ये बनते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा। आपको लाइफ में पहले सुप्रीम कोर्ट जाना है, जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए उसके बाद जब आप सीनियर मोस्ट हो जाओगे तो आप चीफ जस्टिस भी बन जाओगे। अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनोगे वो आपको बता दिया कि जब आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 3 और जजेस बोलेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है तो फिर सरकार आपको अपॉइंट करेगी। क्लियर? अब बात आती है कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन भी चाहिए, ये तो प्रोसेस है। अगर आप बेयर एक्ट भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग actual constitution that I have recommended you since when I started this polity class, that you should download one app called Constitution of India, any good app you can download which has given the Bail Act. Then you will see certain articles, article 124A, 125A, उन आर्टिकल्स में बात की होगी एनजैक की। वो वाले आर्टिकल्स आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज वो वाले आर्टिकल्स रिपील हो चुके हैं। बेसिकली जुडिशरी की अपॉइंटमेंट ना, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसा लगता है कि जजेस एकदम से एक हवन सा करते हैं और एक नया जज प्रकट हो जाता है। कैसे जज बनता है किसी को कोई पता ही नहीं लग रहा। बहुत ओपेसिटी है और ऐसा बोलते हैं बहुत करप्शन और नेपोटिज्म है इस चीज़ में। जजेस के बच्चे ही जजेस बन रहे हैं, जजेस के रिलेटिव्स ही जजेस बनते हैं। अंकल जज ना सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो बोल रहे हैं कि यार 3 जजेस और चौथा चीफ जस्टिस जो होते हैं वो अपनी किसी खास बंदे को एकदम से उठा के ऊपर ले आते हैं। तो हम उसको एकेडमिक लैंग्वेज में क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की तरह नहीं, एकेडमिक लैंग्वेज में कि क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। एक ऐसा ही रिफॉर्म लेके आई थी गवर्नमेंट, जिस रिफॉर्म को स्ट्राइक डाउन कर दिया था जुडिशरी ने, बोल के कि ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। तो वो आर्टिकल्स वहाँ पे लिखे हुए होंगे, आप अभी के लिए उसको इग्नोर कर सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ वो फाइनल है। बेसिकली रिफॉर्म लाने से पहले सिस्टम होता था, तो जो रिफॉर्म लाए उसको जुडिशरी ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो पहले वाला सिस्टम ही कंटिन्यू हो गया। क्लियर? अब क्वालिफिकेशन, मेरे को बनना है सुप्रीम कोर्ट का जज, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहला तो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इट गोज विदाउट सेइंग। सेकंड, या तो मेरी कंट्री में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें से मैं किसी भी हाई कोर्ट का
5 साल तक जज रहा हूं, 5 years तक आई हैव बीन अ हाई कोर्ट जज। अब वो आप कंसेक्यूटिव भी हो सकते हो कि 2 साल मैंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगाए, फिर मैंने 3 साल बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाए, मेरे 5 साल पूरे हो गए। और एंड नहीं है, और है, और या फिर मैं 10 साल तक किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूं, सीनियर एडवोकेट रहा हूं, हाई कोर्ट का प्रॉपर टाइटलिंग होती है, मैं ये रहा हूं। और मैं प्रेसिडेंट की निगाहों में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हूं। जूरिस्ट कौन होता है? जिसको लॉ की समझ होती है, लॉ की बहुत नॉलेज होती है। सो इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, person should be, in the opinion of the president, person should be a distinguished jurist। क्या इस बंदे में दम है, ये लड़का कहीं जाएगा। सो ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आपको बनना है सुप्रीम कोर्ट का जज। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, 10 साल हाई कोर्ट का वकील रहा हो बंदा, ऐसे तो 1 2 3 4 1 करोड़ लोग होंगे। इन 1 करोड़ लोगों में से जो क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं, वो कौन सा पर्सन है जो जाके एक्चुअल में चीफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है? कितने हर हाई कोर्ट में चले जाओ, कितने वकील होंगे जो 10 साल से ज्यादा होंगे जिनको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? जैसे यूपीएससी में आपने आईएएस बनना है, तो उन्होंने क्वालिफिकेशन रख दी दैट यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। नाउ अब ऐसे तो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आईएएस कौन बनेगा? वो बोलते हैं हम बता देते हैं, जो प्रीलिम सेलेक्ट क्लियर करेगा, जो मेंस क्लियर करेगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रैंक्स में जो आएगा वो बनेगा। एक सिस्टम बता दिया कि इस तरह से हम 1 करोड़ ग्रेजुएट्स में से, या इस तरह से हम 5 लाख एस्पिरेंट्स में से, दिस इज हाउ वी चूज 100 आईएएस ऑफिसर्स। ऑन द अदर हैंड, हियर देयर आर crores of people who are eligible to become the judge of the Supreme Court। अब यहां से जो 5 पिकों के ऊपर जाते हैं, ये कैसे जाते हैं? मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, इस चीज की ओपेसिटी है पूरी, बिल्कुल ओपेसिटी है, यहां पे रिफॉर्म चाहिए। क्लियर? और आप देखेंगे आगे जाके, इन फर्स्ट प्लेस हाई कोर्ट में बंदा जज कैसे बनता है, उसमें भी ऐसा ही है। तो ये मैं चीज आपको बोल रहा था कि जिसका क्रिटिसिज्म होता है कि जजेस कोई हवन सा करते हैं बस, और इन 1 करोड़ लोगों में से 4 लोग ऊपर आ जाते हैं। ओके, बट एज ऑफ नाउ आपको क्लियर हो गया कि जजेस बनते कैसे। ठीक, अब जब जज बन गए, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, तो मैं क्या करूंगा? कसम, ओथ। तो सुप्रीम कोर्ट का जज टेक्स एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। उनकी ओथ क्या है? वही बेसिक सी ओथ है, इसको आपने पढ़ लेना है। 3rd शेड्यूल में उनकी ओथ दी हुई है, विच इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, टू ड्यूली एंड फेथफुली परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, and so on and so on and so on and so on. Okay? तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक रीड दीजिए और जस्ट कीप इन माइंड दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस, दे हैव देयर ओथ गिवन इन द 3rd शेड्यूल। अब आता है टेन्योर, कितनी देर के लिए कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है? जितनी मर्जी देर के लिए। अगर मान लो आप 30 साल में हाई कोर्ट के लॉयर बन गए, एडवोकेट, 40 साल के आप हो गए, अब आप 10 साल का तो आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, नाउ यू आर क्वालिफाइड। और मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपके पापा सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने आपको जाते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। अब आप बन गए 40 की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज। आपका नाम है कोई भी जज। ठीक, अब क्या होगा? अब धीरे 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 आप देखोगे कि बहुत जल्दी यू आर ओनली से 58 एज वाइज एंड यू आर ऑलरेडी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको 18 ईयर्स हो गए। नाउ व्हाट?
अब सिर्फ एज दी है कि मैक्सिमम एज जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हो वो है 65. नाउ दिस पर्सन विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द एज ऑफ 58 टिल द एज ऑफ 65. सिमिलरली हो सकता है कि ये 63 में सीनियर मोस्ट बनते तो 2 साल के लिए. बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो थोड़ा लेट जाते हैं तो कभी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते ही नहीं. अब अगर मान लो मैं जज ही बना सुप्रीम कोर्ट का व्हेन आई एम 64, अगले साल मैं रिटायर हो गया तो मैं कभी चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा. तो इस तरह से आपको ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज. हाउएवर it states that a person shall hold office until he attains the age of 65 years. Next, removal. हटाया कैसे जाता है जज को? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल ही होना चाहिए. क्लियर? जज है आपकी कंट्री की, कोई मजाक थोड़ी है. So removed by writing under his hand and seal addressed to by the president. इनको राष्ट्रपति महोदय ही रिमूव करते हैं, या अपना रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही दे सकते हैं. क्लियर? और इनको रिमूव करने का तरीका जो है मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, दोबारा सुन लीजिए. दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी, व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, and majority of not less than 2/3 of those present and voting. Once this process takes place in one house, then it goes to the other house, and then here again total membership of the house की majority and 2/3 of present and voting. Once these two things happen separately, then president साहब लगाते हैं अपनी साइन और आपके जज हो जाते हैं रिमूव. पर किस ग्राउंड पे रिमूव होते हैं? जजेस के लिए ग्राउंड भी दे रखा है कि किस ग्राउंड पे आप इन फर्स्ट प्लेस ये इंक्वायरी बिठाओगे, किस ग्राउंड पे इन फर्स्ट प्लेस आप ऐसा करोगे कि जज रिमूव हो रहे हैं. वो है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. नाउ प्रूवन मिसबिहेवियर डज नॉट मीन कि जज साहब ने गाली निकाल दी मुझे, या मेरे ऊपर फाइल फेंक के मारी, जज साहब को बिहेव नहीं करना आता. जज साहब के पास ये पावर है कि ऐसे फाइल उठा के आपके ऊपर मार दे, थोड़ा गुस्सा भी हो जाए, डांट भी दे. जज साहब के पास ये पावर भी है कि वहां पे पुलिस को बुलाकर बोले इसको अंदर डालो, लिख दिया लॉ, कुछ बना दिया सिस्टम. बड़ी सारी पावर्स है जज साहब के पास. प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का मतलब है कि जज साहब पैसे लेते हुए पकड़े गए, जज साहब निका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था किसी केस में, उन्होंने बताया नहीं. ठीक, यूजुअली क्या होता है कि से मान लो मैं जज हूँ और मेरा कहीं पे मैंने एक प्लॉट ले रखा है. आई हैव 1 रेजिडेंशियल प्लॉट एंड 1 कमर्शियल प्लॉट इन अ पर्टिकुलर एरिया, एंड से कि उस बिल्डर का कोई कोर्ट केस आ गया मेरे पास. तो यूजुअली जजेस क्या बोलते हैं, वो बता देंगे कि लिसन, आई ऑल्सो हैव अ प्लॉट या फ्लैट इन दिस बिल्डर्स accommodations, so I am not an appropriate person इस बंदे का केस सुनने के लिए. तो वो इस केस से रिक्यूज कर लेते हैं और कोई दूसरे जज को सुना दो, नहीं तो कल को किसी को लगेगा कि मैंने इसको जान के टांग दिया या जान के फेवर कर दी. क्लियर? बट इस तरह का तो केस हो गया, बट अदरवाइज तो ये हो गया थोड़ा अपराइट बिहेवियर. ऑन द अदर हैंड कई बार ऐसा हो जाता है, इनफैक्ट इतना अनफॉर्चुनेट है, आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ इंडिया में, किसी भी हाई कोर्ट में यहाँ वहाँ, और आप वहाँ पे जाके बोलो कि ABCD जज हैं और यार इनके साथ, वकीलों को जाके बोलो कि यार इनके साथ सेटिंग हो सकती है, किसी की सेटिंग है, तो वकील बोलेंगे ही नहीं आपको कि अरे नहीं 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 यार ये क्या बोल रहा है, पता है कितने ईमानदार जज हैं, चाहे वो हैं या नहीं है पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, इन ऑल लाइकलीहुड जज ईमानदार हैं सारे. बट सारे वकील क्या बोलेंगे, हाँ मेरी है, जज साहब खाते हैं मेरे थ्रू, सब 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 ऐसे बोलते हैं. दैट्स हाउ रैम्पेंट द करप्शन अनफॉर्चुनेटली इज इन दोज कॉरिडोर्स. एनीवेज, हमारी कंट्री में मशहूर है, बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स और कचहरियाँ, हॉस्पिटल्स और कोर्ट्स लोगों का सब कुछ बिकवा देती हैं. अनफॉर्चुनेट है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द जजेस इन इंडिया आर वेरी ऑनेस्ट.
In fact, almost all of them are very honest. Coming back to now judiciary के यही जजेस आपको समझ आ गया कैसे होते हैं रिमूव. इनकी सैलरी, अगेन कीप वन थिंग इन माइंड कि जजेस की सैलरी, जजेस के अलाउंसेस, जजेस की प्रिविलेजेस, all of these things cannot be varied to their disadvantage after their appointment. क्लियर. आपने किसी को जज बना दिया, मान लो मैंने जज बने हुए साहब कोई, अब उनकी सैलरी थी और मेरे को लग रहा है मेरे हिसाब से वर्डिक्ट नहीं दे रहे और मैंने क्या कर दिया, उनकी सैलरी कम कर दी, तो उनकी नहीं होगी, अब जो उनके बाद इलेक्ट होंगे उनकी सैलरी कम होगी. ये जज कोई आप सैलरी वेरी नहीं कर सकते टू हिज डिसएडवांटेज. अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स और हैं छोटे छोटे, आप सुन लो बिफोर वी मूव ऑन टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वो क्या है? पहला, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन यू हैव 33 मोर जजेस, है ना, 32, 31 ऐसे 34 जजेस हो गए. मान लो 3 जजेस या 4 जजेस या 10 जजेस की वैकेंसी है फॉर वन रीजन और अनदर, तो अब कोर्ट तो बिठानी है, लोगों के केसेस तो सुनने हैं, तो 2 ऑप्शंस रहती हैं. पहले किसके पास? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास. फर्स्ट ऑप्शन इज एड हॉक जज. जैसे हमने कल एड हॉक कमिटीज की थी, ये कौन है? व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस टू होल्ड एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज. कोई भी ऐसे हाई कोर्ट के जज जो अदरवाइज क्वालिफाइड हैं टू बिकम द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, तो अदरवाइज क्वालिफाइड कैसे होंगे? 5 साल हो चुके होंगे उनको जज बने, क्लियर, या फिर 10 साल एडवोकेट रहे होंगे और फिर जज बने होंगे. सो अदरवाइज वो पर्सन क्वालिफाइड तो है. तो किसी हाई कोर्ट से उठाकर मैंने यहाँ पे पर्सन को बिठा दिया, मैं चीफ जस्टिस हूँ, एक को यहाँ बिठा दिया, एक को यहाँ बिठा दिया. ऑलमोस्ट हर स्टेट में हाई कोर्ट है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ अगेन. तो क्या हुआ कि ये जब कर दिया, इस जो हाई कोर्ट है इनका भी एक चीफ जस्टिस होता है. ऑफ कोर्स उनसे पूछ के, जो हाई कोर्ट है उनके पूछ के कि भैया गुवाहाटी हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट आपके 2 जजेस ले लूँ मैं क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं मैं बिठा लूँ इनको सुप्रीम कोर्ट में, हमारा कोरम पूरा हो जाएगा. बोलेंगे जी सर ले लो, मुझे ही ले लो, ठीक. सो जजेस जो ऐसे अपॉइंट होते हैं वो उनको हम बोलते हैं एड हॉक जजेस. अब जो ये जजमेंट्स देते हैं उनकी भी पूरी वैल्यू है. यू कैन नॉट टुमारो से कि यार मेरा केस तो एड हॉक जज ने सुना था, प्रॉपर जज ने नहीं सुना था. सिमिलरली at any time Chief Justice of India can request a retired judge of a Supreme Court or a retired judge of a High Court. जो सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर हो गए उनको भी बुला सकते हैं वापस कि यार थोड़ी देर आओ और काम करो टेम्परेरी पीरियड के लिए. या कोई हाई कोर्ट से रिटायर हो गए पर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन मीट करते हैं, अगेन विच इज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तभी हाई कोर्ट के जज बने होंगे. 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हैं या 10 साल तक वकील रहे होंगे, उनको भी बुला के वापस बुला सकते हैं कि सर आप हाई कोर्ट से तो रिटायर हो गए, आप इधर आइए हमारा कोरम पूरा कीजिए. लोग आजकल कम है और हमें सुप्रीम कोर्ट चलानी है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन मतलब उस पर्सन से पूछ के ही करेंगे उनकी प्रीवियस कंसेंट से, ठीक. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन एडिशन टू एड हॉक जजेस कैन ऑल्सो अपॉइंट रिटायर्ड जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट. नाउ जिसको भी आप जज बनाओगे उनके पास में पूरी पावर्स होंगी, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स, प्रिविलेजेस. हाँ, जो रिटायर्ड जज है उनको अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं माना जाएगा, लेकिन उनकी वर्डिक्ट्स की पूरी वैल्यू होगी. क्लियर. अब एक सिंपल सा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ पे बैठती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सबको पता है दिल्ली में, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट at the same time Chief Justice of India can also appoint other places as the Supreme Court seat. ठीक, प्रेसिडेंट से बात करके वो कहीं और भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं. ये नहीं है कि दिल्ली ही है, आज भी दिल्ली है, कल भी दिल्ली है, 100 साल बाद भी दिल्ली रहेगा. पावर ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए. क्लियर. नाउ कैन यू सी दैट हाउ जुडिशरी इज बीइंग
केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। देखो अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? जुडिशरी। जजेस के अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? जुडिशरी। उनका जो वो है एक्सपेंसेस हैं वो हम बजट में कर चुके हैं। दे आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। व्हेन एन एक्सपेंडिचर इज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड, दैट मीन्स वोट नहीं होगी, उसको कम नहीं करा जाएगा। ये नहीं है कि सरकार का बजट नहीं पास हुआ तो जजेस की सैलरी भी नहीं गई, वो तो जानी ही जानी है। ठीक। तीसरी चीज, इनका जो बिहेवियर है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर्स में आप डिस्कस नहीं करोगे। ये नहीं डिस्कस करोगे कि वो देखो जी ये तो सुप्रीम कोर्ट आजकल कितनी गलत वर्डिक्ट दे रही है, ये तो पैसे लेके काम कर रहे हैं, एंड देन सो ऑन। अगर आप ऐसा करोगे सिर्फ एक ही टाइम पे जब आपने किसी जज को रिमूव करना है कि प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, वी वांट टू रिमूव दिस जज, आओ आके डिस्कस करते हैं और 2/3 मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी से उनको रिमूव करते हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये रिटायर होने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये नहीं है कि बाद में किसी कोर्ट में जाके वकालत करनी शुरू कर देंगे, वो खुद भी नहीं करेंगे। इट्स लाइक उनकी गरिमा के बहुत नीचे है वो, ऐसे उनको सरकार गवर्नर लगा देगी कहीं पे। ठीक। अनफॉर्चुनेटली गवर्नर लग जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत जजेस तो कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं लेते। भाई 2 महीने तो रुक जाओ, आप आज रिटायर हुए हो, आप इसी महीने आपको किसी स्टेट का गवर्नर लगा दिया, तो एक आम अनपढ़ मेरे जैसे लोगों को क्या मैसेज जाता है कि इतने अच्छे रिलेशन इस गवर्नमेंट से आपके, इस पर्टिकुलर रिजीम से, और हर रिजीम में हुआ है माइंड यू, कांग्रेस और बीजेपी, कि आप जुडिशरी की इस गवर्नमेंट से इतने अच्छे रिलेशन कि आप रिटायर भी नहीं हुए हो अभी ढंग से। द इंक ऑन योर रिटायरमेंट लेटर इज नॉट इवन ड्राई एंड यू आर गवर्नर ऑलरेडी। ओके, सो बट प्रैक्टिस करने पे बैन है। फिर इनके पास में पावर है टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है प्रशांत भूषण जी के केस से, एंड देन सो ऑन। ये जो आपकी पॉलिटी की करंट अफेयर्स की क्लास चलती है उसमें करवाऊंगा आपको डिटेल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी बस आपको ये जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लग रहा है कि कंटेम्प्ट है तो उसकी पनिशमेंट हो सकती है, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर। अगर ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अरे बेसलेस सी बातें की हैं इसने और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो मुझे बुला सकते हैं, मैं जाके अपोलोजाइज करूंगा कोर्ट से। ठीक। एंड देन फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सरकारी अपॉइंटमेंट नहीं होती, उधर अपॉइंट भी हाई कोर्ट ही पेपर ले लेती है, या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट ही पेपर लेती है, देन सो ऑन। तो ये तो है बेसिक सा स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का। आई होप आपको थोड़ा समझ आया। अब न्यू टॉपिक एक आता है कि इनके पास पावर क्या है, ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं जिसको, वो क्या है, उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था। अब आपको एक चीज समझनी है, ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है। एक ज्यूरिसडिक्शन होती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एक हो गई ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। आपने बड़ी बार सुना होगा, अरे ये गड्ढे में बच्चा गिर गया है और इसको लाइव टेलीकास्ट देखते रहिए एक्सक्लूसिवली ऑन एबीपी न्यूज और एक्सक्लूसिवली ऑन दिस ब्ला 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 न्यूज। मतलब भाई तेरे को कहीं और नहीं दिखेगी, ये सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगी। सिंपल। तो वो वाली ज्यूरिसडिक्शन या वो वाली पावर जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है वो है इसकी ओरिजिनल या एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव भी हो गई। अदरवाइज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि वो केस जो आप किसी कोर्ट में ले जाते हो डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ अपील। अदरवाइज मान लो मेरे को किसी पर्सन ने या किसी भी एबीसीडी पर्सन का मर्डर का केस चल रहा होता है, या कोई भी और ड्रग पेडलिंग एनडीपीएस का केस चल रहा है। क्या होगा, पहले कोई एनडीपीएस कोर्ट होएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे केस जाएगा, फिर हाई कोर्ट पे जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
इस तरह से सिस्टम बना हुआ है। अगर वो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चला जाए या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए रिया चक्रवर्ती को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट एनसीबी को क्या बोलेगी, भाई क्या बकवास है ये, पहले नीचे जाओ, एनडीपीएस कोर्ट में जाओ, वहां से हाई कोर्ट में जाना, फिर अगर कोई इशू होएगा फिर हमारे पास आना। बट तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो मतलब क्या है, अपील के थ्रू आना हमारे पास, ये नहीं है सीधा मुंह उठा के आ गए। ऑन द अदर हैंड, दो स्टेट्स के बीच में इशू चल रहा है, या सेंटर और स्टेट्स के बीच में इशू चल रहा है, या सेंटर और स्टेट्स एक तरफ और कोई और स्टेट्स दूसरी तरफ, बंगाल और पंजाब एक तरफ, सेंटर और उड़ीसा एक तरफ, जो इस टाइप के केसेस हैं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। सिंपल, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप बोलोगे कि चलो हम एक काम करते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट में केस देख लेते हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलते हैं। कहाँ? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। जब ये सेंटर और स्टेट के इशूज चल रहे हैं, या दो स्टेट्स के बीच में इशू चल रहे हैं, या स्टेट्स एंड सेंटर एक तरफ, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनता है, ये वाला सारा है। दिस इज आर्टिकल 131 ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। देन सेकंड ज्यूरिसडिक्शन जो आप आर्टिकल 32 में भी मैंने कराई थी आपको, और 139 में भी दी हुई है, विच इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। याद है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्जरी, प्रोहिबिशन। अगेन देखा जाए तो ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब क्या है, कोई पर्सन के फंडामेंटल राइट्स हैं, अब्रिज या एब्रोगेट हो रहे हैं, तो पर्सन कैन स्ट्रेट अवे मूव द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, सर्जरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। क्लियर? तो इसमें भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। आपको ऐसा नहीं होएगा कि सुप्रीम कोर्ट नेसेसरली आपको बोलेगी कि पहले नीचे जाओ, फंडामेंटल राइट अब्रीज हो रहे हैं, आ जाओ बच्चा, शाबाश। क्लियर? ऑल्दो सेंस ज्यादा ये बनाती है कि आप पहले हाई कोर्ट जाते हो, ठीक, बट अदरवाइज तो हाई कोर्ट की भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये। बट यू सी वन थिंग, यहाँ पे मैं आपको आगे जाके बताऊंगा दोबारा, मेरे फंडामेंटल राइट्स अब्रीज हो रहे हैं, मेरे पास में ऑप्शन है मैं सीधा हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ, मेरे पास में ऑप्शन है मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ, ये मेरी स्टेट में है, मेरे पास है, यहाँ पे वकील भी कम पैसे लेगा, इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, दूर भी है, महंगी भी पड़ेगी, पर मेरे पास ऑप्शन है मैं दोनों जगह जा सकता हूँ अगर मैं जाना चाहूँ तो अगर देखो सुप्रीम कोर्ट भी फिर गवर्नमेंट को रिट इशू कर सकती है कि भाई इसके फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट करो, हाई कोर्ट भी कर सकती है। नाउ सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, बिल्कुल है, ये देखो मैं सीधा जा सकता हूं, बट क्या एक्सक्लूसिव है? नहीं, मैं हाई कोर्ट भी तो जा सकता था, हाई कोर्ट भी तो कर सकती थी ये चीज। सो यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल, एंड हाउ which one is original and exclusive and which one is exclusive only। चले आगे, नेक्स्ट आती है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट, APPELLATE, शायद यही स्पेलिंग है। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपील करने की ज्यूरिसडिक्शन, ये तीनों चीज़ों में आपको मिलती है। आप चले गए किसी कोर्ट में, उसके बाद आपको लगा ना मैं तो अपील लगाऊंगा, हम टॉप तक जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तीनों केसेस में, सिविल मैटर्स में भी, क्रिमिनल मैटर्स में भी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी, तीनों मैटर्स में आप अपील लगा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में तो क्या है, हाई कोर्ट खुद ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी। किसी पर्सन का केस होगा, हाई कोर्ट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज वर्डिक्ट भी दे सकती है, और ये भी बोल सकती है कि ये मैटर जो है इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट एसेंशियली रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया तो बहुत भारी भरकम केस हो गया तुम्हारा तो आज तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यार इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस लाइन का मतलब क्या था,
कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो हाई कोर्ट ही लिख के दे देगी ये लो बेटा सर्टिफिकेट और जाओ सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाओ। सिविल मैटर्स में भी ऐसा ही है, या तो हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट दे देगी कि यार यहाँ पे भी है तो मैटर नॉर्मल, मतलब है तो केस, बट इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। आम लोगों का मतलब हम सिर्फ इसके ये केस जो है ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये आम लोगों की एक जनरल कंट्री में लॉ क्या है, सिस्टम क्या बनेगा, उसको इन्वॉल्व करता है ये केस, तो आप ऊपर ले जाओ। या फिर इन जनरल वो लिख के दे सकती है कि यार ये वाला केस जो है ये आप सर्टिफिकेट इशू हो जाता है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा लो। बट कीप वन थिंग इन माइंड, ये जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन होती है ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। हो सकता है कि आप अपील लगाओ सुप्रीम कोर्ट ना भी ले। क्लियर? जो हम देखेंगे थोड़ी देर में, स्पेशल लीव जो है उसमें इस ज़्यादा ट्रू है। यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है तो एंटरटेन कर लेते हैं, पर स्पेशल लीव में मैटर ऑफ राइट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल मैटर्स में। सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट इन अ क्रिमिनल मैटर। अगर कोई भी जजमेंट हाई कोर्ट की आई है, कब? जब पहला तो ऐसा हुआ हो कि कोई छोटी कोर्ट थी, उसने किसी पर्सन को छोड़ दिया था। दूसरी पार्टी, मान लो कोई कोर्ट थी, उसने किसी पर्सन को छोड़ दिया, लेकिन सीबीआई बोलती ले ऐसे कैसे छोड़ दिया, हम हाई कोर्ट में केस करेंगे इस पर्सन के ऊपर, हमने इतनी मेहनत से पकड़ा है। सीबीआई को ऐसा लगता है, सीबीआई ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने छोटी वाली सबऑर्डिनेट कोर्ट का स्टैंड रिवर्स करके बंदे को डेथ पेनल्टी दे दी, बंदा मार दिया। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इसको मार दो इसको। या फिर छोटी कोर्ट में अभी केस चल रहा था और हाई कोर्ट को लगा इतना बड़ा केस और इतनी छोटी कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट अपने पास ले आई वो केस कि लाओ यार हमें पकड़ाओ ये केस, ये बहुत बड़ा केस है। और फिर दोबारा पर्सन को क्या कर दिया, सेंटेंस हिम टू डेथ, दोबारा हाई कोर्ट ने बंदा मार दिया। अब बंदे की जान की बात है, यहाँ इन दो केसेस में तो एज अ मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट में अपील बनती है। इनफैक्ट मैंने आपको 2 क्लासेस पहले बताया था, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील बनती है, बाद में पर्सन वुड ऑल्सो ट्राई फॉर प्रेसिडेंशियल पार्डनिंग। ओके, क्लियर? तीसरा केस क्या है? अगेन हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे देगी कि यार भाई ये देख, हाँ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज तो ये हमारी जजमेंट है, बाकी ये पकड़ो सर्टिफिकेट, जाके सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज करना है तो कर लो। क्लियर? तो ये हो गए इन मैटर्स में अपील आप लगा सकते हैं, सिविल मैटर्स में भी, क्रिमिनल मैटर्स में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी। अब आता है एक स्पेशल आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 136, जिसका नाम है स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव। यहां पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि अपनी पूरी कंट्री में, इस पूरी कंट्री में बस आप कोर्ट मार्शल को छोड़ दो, आर्मी कोर्ट्स को छोड़ दो, उसके बाद कोई भी कोर्ट हो, कोई भी ट्रिब्यूनल हो, उसका कोई भी मैटर में, किसी भी टाइप के मैटर में कोई भी जजमेंट दी हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकती है कि लाओ मेरे पास अपील लगा दो। आप अगेन आपका मैटर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इधर भी नहीं फॉल कर रहा, इधर भी नहीं फॉल कर रहा, इधर भी नहीं फॉल कर रहा, आप हाई कोर्ट में भी नहीं थे, आप किसी और ट्रिब्यूनल में थे, कोई और लोक अदालत थी, कुछ भी और था, तो कीप वन थिंग इन माइंड, आर्टिकल 136 का स्कोप बहुत लंबा चौड़ा है। क्या बोल रहा है ये कि हमारी कंट्री की कोई भी कोर्ट का कोई भी मैटर, किसी भी ट्रिब्यूनल का, उसको सुप्रीम कोर्ट में आप अपील लगा सकते हो। अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि 136 का बहुत कम यूज होना चाहिए। ये नहीं है कि फिर तो हर पर्सन केस करे, वो करेगा ही, अपील लगाएगा ही, हर पर्सन अपील लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट ले लेगी अपील को, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 143, नेक्स्ट पावर, वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? वो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। कब? जब या तो कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या कोई ऐसा फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो जो एकदम से आ गया और प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा कि
क्या ये पॉसिबल है, क्या ये किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल जब पिछली बार अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी पंजाब में, तो उन्होंने एक ट्रीटी थी उसको उन्होंने नलीफाई कर दिया था। तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने फिर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा था कि क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है करने की जो वो कर रहे हैं, कि ये पावर एसेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। क्लियर? तो पहला तो राष्ट्रपति इस तरह से जब भी उनको कोई लगेगा कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है ओपिनियन मांग सकते हैं। सिमिलरली अब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, उससे पुरानी भी इंडिया में ट्रीटीज हुई हैं, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ सगौली, है ना, ऐसे। तो पुरानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स जो भी पुराने हमारे साइन हुए हैं, उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया तो भी प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 में। नाउ पहले तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो एडवाइस दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, बट ऐसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़ी डिसऑनर करेंगे प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस दे ही देंगे। क्लियर? दूसरी चीज, एडवाइस दी है, कोई ऑर्डर नहीं दिया। इन अदर वर्ड्स, अब प्रेसिडेंट के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है कि वो एडवाइस माने ना माने जो उन्होंने दी है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि यार अगर माननी नहीं होती तो पूछते क्यों। ठीक, वो उनकी दोनों के पास ये फ्रीडम है कि डिस्कशन हो रही है। अब नेक्स्ट पावर सुप्रीम कोर्ट की, दैट सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जितनी भी कोर्ट्स हैं, आर्टिकल 129, जितनी भी इंडिया में कोर्ट्स हैं, उन सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी उसने कोई एक्ट्स पे जो भी अपने व्यू दिए, वो इंडिया के लॉ बुक्स में परपेचुअली चढ़ जाएंगे, मेमोरी में, टेस्टिमनी में। और इन व्यूज़ का सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स का क्या किया जाएगा? एविडेंशियरी वैल्यू रहेगी। पूरी दुनिया की, इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं, उन सब कोर्ट्स में उसको एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है। जब उसको एज एन एविडेंस पेश किया जाएगा तो वहाँ का जज ये नहीं बोलेगा अबे यार सुप्रीम कोर्ट वालों को लगता होगा ऐसा अपने आप में ज़्यादा बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नो, अब वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है तो, और कहीं मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो वकील बोल सकते हैं कि सर इन पर्सन ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया in year 1979 और 99, in this similar kind of case, exactly same case, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर ऐसा होगा तो पर्सन को रिलीफ मिलेगा, तो आप इस पर्सन को बेल दीजिए, रिलीफ दीजिए। तो वहाँ पे वो उसको मानना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि वो इस बात को मान रहा है कि हाँ ये सेम ही केस है। क्लियर? और अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर? एक सुप्रीम कोर्ट की, और तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझ आ गया कि इन्हीं की वर्डिक्ट्स पूरे इंडिया की बाकी सारी कोर्ट्स को अपनी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अलाइन करनी है। नेक्स्ट, जिसके ऊपर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, तो बस अब मैं आपको मेंशन ही करूंगा, जब हमने किया था बेसिक स्ट्रक्चर, तो क्या है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में जब भी कोई लॉ आएगा, अगर आपको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप जुडिशरी में उसका रिव्यू होगा। और अगर जुडिशरी को लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से वायलेट करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये लॉ, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। क्लियर? जुडिशरी के पास पावर है किस चीज़ की, कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है हर एक एक्ट का। बेसिक सी पावर है जिसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कंट्री में कोई भी लॉ आएगा, उस लॉ को दो चीज़ों के लिए चेक किया जाता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट तो नहीं है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज कर रही। अगर वो कोई ऑर्डिनरी लॉ है तो हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट तो नहीं है। ओके, नाउ इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारी कोर्ट्स जितने भी इंडिया में हैं उनके ऊपर एक बाइंडिंग अथॉरिटी है।
मतलब क्या है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 141 ये बहुत क्लियरली बताता है, क्लियर। एंड सिमिलरली हमने क्लास जो किया था वो किया था कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। सुप्रीम कोर्ट ने ही कोई डिसीजन लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसको रिव्यू करना है, तो हायर बेंच बैठेगा पहले के मुकाबले और वो उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से अगर आपके पास में कोई वर्डिक्ट आई है, दो जजेस का कोई बेंच बैठा था, उन्होंने कोई वर्डिक्ट दी सुप्रीम कोर्ट ने, कल को 5 जजेस बैठकर ये बोल सकते हैं, 5 जजेस का बड़ा बेंच बैठ के ये बोल सकता है कि लिसन, इन द लास्ट जजमेंट इन ईयर से 2014 वी सेड दिस, बट अब हम इसको करेक्ट करके ये वाला रीज़न दे रहे हैं, क्लियर। तो सेल्फ करेक्टिंग बॉडी है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के पास छोटी छोटी बहुत सारी पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, इनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे, हो सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो कौन उसको वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। आप किसी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट पे नहीं लेके जाएंगे। सिमिलरली यूपीएससी के चेयरमैन हो गए या कोई भी और बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, जैसे कि इनके जो चेयरपर्सन हो गए, इनकी भी इंक्वायरीज होती हैं जो उनका कंडक्ट की, वो अगर प्रेसिडेंट बोले सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसको इंक्वायर कीजिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट करती है, क्लियर। एक और पावर क्या है इसके पास में कि अगर हाई कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, अगर हाई कोर्ट्स में कोई केस चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो केस को ट्रांसफ़र करके अपने पास ले जाए, तो वो उसके पास पावर रहती है। इट हैज़ द पावर टू विड्रॉ केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ। It can also transfer a case pending before one high court. अहमदाबाद हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग था, उसको उठा के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया। ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। आपको ये मान के चलना है कि इंडिया में, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि कैसा है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, लोएस्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और नीचे हाई कोर्ट। वर्टिकल जुडिशरी का मतलब ये है कि जितनी भी कोर्ट्स हैं ये सारी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती हैं। आई होप आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर कल की क्लास में और आज की क्लास में समझ आ गया सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद इसके नीचे आती है फिर हमारी हाई कोर्ट्स। एज ऑफ नाउ कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं, क्लियर। और इन हाई कोर्ट्स में बैठे हैं 815 परमानेंट जजेस एंड 264 एडिशनल जजेस। एडिशनल जजेस अब मैं आपको बता चुका हूँ कि आप एड हॉक एडिशनल जजेस को रख सकते हो। तो तकरीबन हमारे पास कंट्री में 1000 प्लस हाई कोर्ट जजेस हैं। किसी कोर्ट में ज़्यादा जजेस हैं, फॉर एग्जांपल से सिक्किम हाई कोर्ट में 3 जजेस हैं। ऑन दी अदर हैंड इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी वाली जो है उसमें 160 जजेस हैं। तो डिपेंडिंग ऑन की कोर्ट कितनी बड़ी है उस हिसाब से नंबर ऑफ जजेस वेरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है मैंने बताया था कि जब इंडिया बना था तो 7 जजेस से स्टार्ट हुई थी, आज कितने हैं 34, मतलब 33 प्लस CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट्स में एज सच कोई सिंगल वो नहीं है कि हर एक हाई कोर्ट में इतने ही जजेस होंगे, वो कोर्ट टू कोर्ट वेरी करेगा। बट अदरवाइज हमारी कोर्ट्स में क्या है, हमारी कोर्ट्स में वैकेंसीज बहुत है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो ये कि जजेस की अपॉइंटमेंट पहले कौन करते थे, प्रेसिडेंट, कंसल्ट करके किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। लेकिन शुरू में ये माना गया कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि बस पूछ लेंगे, लेकिन करेंगे तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट। लेकिन बाद में जुडिशरी ने बोल दिया कि कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस। क्योंकि कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस, इस वजह से क्या हो गया, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बोलेंगे उसी को लगा सकते हो आप, क्लियर। लेकिन लगाना तो आज भी प्रेसिडेंट नहीं है, क्लियर। तो मान लो यहाँ पे कोई वैकेंसी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाम भेज दिया प्रेसिडेंट को,
प्रेसिडेंट ने बोला कि यार ये नाम मेरे को सही नहीं लग रहा, इन अदर वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नाम सही नहीं लग रहा। इन्होंने बोल दिया कि यार इस नाम को रिव्यू कर लो। इन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं यही नाम है, जज लगेगा तो यही पर्सन लगेगा, बात खत्म हो गई। तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये भी तो नहीं लिखा ना कि कितने टाइम के अंदर अंदर आपको लगाना ही लगाना है। तो ऐसा हो सकता है कि ये बोलेंगे कि ठीक है, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट पे साइन ही नहीं हो रहे। अब जब उनके अपॉइंटमेंट पे साइन नहीं हो रहे तो फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएटेड है ना, ये मान रहे कि किसी और पर्सन को लगा देते हैं। और भी तो 1 करोड़ लोग हैं दुनिया में जो ड्यूली क्वालिफाइड हैं, क्या सिर्फ यही जज रह गए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं मान रहे हैं और सरकार भी नहीं मान रही है। सरकार भी बोल रही है कि यार कमाल है कि यही पर्सन रह गया, किसी और को भेज दो। हमारे पास IB की रिपोर्ट है या हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है या किसी भी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि ये पर्सन का बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं है। ये भी रीज़न हो सकता है, बाकी पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो अगर इनकी नहीं बनती तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएटेड रह जाती है। तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमारी कंट्री में लोग 20-20 साल कोर्ट के धक्के खाते रहते हैं। इस वजह से हमारी कंट्री में तो जज, एक भी सीट जज की खाली नहीं होनी चाहिए। लोगों को जल्दी से बहुत सारे जजेस बैठे हों जो ड्यूली क्वालिफाइड हों, वो पूरे ध्यान से लेकिन बहुत जल्दी से सारे कोर्ट्स के केसेस को थ्रू करें ताकि लोग पीसफुली अपने कोर्ट कचहरियों से फ्री होकर अपने काम कर सकें। बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड में शुरुआत ही यहाँ से होगी जब आपके पास जजेस ही नहीं है, जस्टिस देने वाला बंदा ही नहीं है, तो जस्टिस कहाँ से आएगा? क्लियर? एनीवेज, सो पार्ट 214। अब आप सोचोगे कि मैंने अभी आपको कराया पार्ट नंबर 124 to 147, क्लियर? ये मैंने आपको अभी कराया है। 148 to 151 CAG में आपको पहले करा चुका हूँ। ये है सुप्रीम कोर्ट। अब मैं एकदम से आपको यहाँ से आगे ले गया पार्ट 214 to 231 जो कि है हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मैं यहाँ पे क्यों ले गया आपको? अब ना आप देखोगे अब हमारा आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन हो ही गया। कैसे? जैसे हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव किए थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, AG, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरह से हमारे पास में होता है बच्चे स्टेट एग्जीक्यूटिव। जैसे हमने यूनियन पार्लियामेंट किया था, पार्लियामेंट का पूरा प्रोसीजर, बजट कैसे पास होता है, ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, फाइनेंस बिल कैसे पास होता है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स दैट वी बीन डूइंग इन द लास्ट फ्यू क्लासेस, एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न यू हैव स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट है वैसे स्टेट लेजिस्लेचर है। तो मैं आपको एक क्लास लूँगा जिसमें आपको सारा ये समझ आ जाएगा कि कैसे स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है, कैसे ये काम करता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। आपको ऑलरेडी आता होगा। वो क्लास के बाद और आज की क्लास के बाद, दैट इज कल की क्लास और आज की क्लास के बाद, दैट्स इट। अब हम सीधा पहुंच जाएंगे आर्टिकल नंबर आगे, बहुत आगे, 243 हम पहुंच जाएंगे पंचायत पे। ओके, वी आर अबाउट टू फिनिश आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन नेक्स्ट 4-5 क्लासेस। हम 243 आर्टिकल पे पहुंच जाएंगे फ्रॉम आर्टिकल 1 टू हियर। तो ऑल्दो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बट यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि उसमें से ऑलमोस्ट 100 आर्टिकल्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही फोटोस्टेट कॉपी है सेंटर यूनियन गवर्नमेंट के यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ और पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। सिमिलरली बहुत सारे आर्टिकल्स रिपील भी हो चुके हैं जो हमारे काम के नहीं है। सो नेक्स्ट जो वीक है, कमिंग वीक, इसमें आपका सारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। चलें आगे। तो अब जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है वैसे मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे स्टेट्स में हाई कोर्ट है। नो, ये पैरेलल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है हाई कोर्ट, इसलिए मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ। क्लियर? चलो जी। अब हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट हो सकती है या कई बार 2 स्टेट्स की एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकती है।
3 स्टेट्स की भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट होगी। इनफैक्ट 2 स्टेट्स की, किसी यूटी की भी कोई कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती है। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो आप, पंजाब प्लस हरियाणा प्लस चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? यूटी है। ये यूटी होने का मतलब क्या है? ये यूनियन की टेरिटरी है, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरी है। ये इस स्टेट की टेरिटरी नहीं है, ये इस स्टेट की टेरिटरी नहीं है। हाँ, इनकी कैपिटल है। इनकी कैपिटल होने का मतलब क्या हो गया कि इनके जो कैपिटल में बनने वाले ऑफिसेज हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि कोर्ट्स, जैसे कि सेक्रेटेरिएट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे ऑफिसेज इधर होंगे चंडीगढ़ में। इस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स जो हैं, ये दोनों इस सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स ये स्टेट्स वो करेंगी, शेयर करेंगी, बट ये है क्या? यूनियन टेरिटरी है। इसका मतलब यहाँ पे जो पुलिस होगी वो ना पंजाब की होगी ना हरियाणा होगी, वो यूनियन गवर्नमेंट की पुलिस होगी, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस वाली। यहाँ पे हो क्या जाता है, यूनियन ही ऐसा लगा देती है कि यहाँ के इधर के ऑफिसर को किसी को एसएसपी लगा दिया, यहाँ के ऑफिसर को किसी को डीसी लगा दिया, वो अलग बात है। बट असेंशियली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चंडीगढ़ है क्या? यूनियंस टेरिटरी है। प्रेसिडेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू गवर्न करते हैं। नाउ हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आप ये देखो कि इस जो ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर कौन कौन आता है? पंजाब, हरियाणा एंड द यूटी ऑफ चंडीगढ़। तो अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो भी आपके ऊपर हाई कोर्ट चंडीगढ़ के लॉज लगेंगे, वो हाँ मतलब उधर आपके केसेस जाएंगे, हरियाणा के भी, पंजाब के भी। तो इस तरह से सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आपको पहली चीज जो डिफरेंस समझना है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दैट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में इसकी जुरिस्डिक्शन है। ऑन द अदर हैंड हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट है एप्लीकेबल वो भी पूरे इंडिया में है, पर इनकी जुरिस्डिक्शन अपने स्टेट तक है। मतलब क्या हुआ, अगर गुजरात का केस है तो वो गुजरात की हाई कोर्ट में जाएगा, अगर हिमाचल का केस है तो वो हिमाचल की हाई कोर्ट में जाएगा, अगर बिहार का केस है तो वो बिहार की हाई कोर्ट में जाएगा। किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन is coterminous with the territory of that state, and in case of a common high court, the way we did Punjab and Haryana high court, then the jurisdiction is coterminous with the territories of the concerned states and UTs. तो गुजरात की हाई कोर्ट, गुजरात में कोई चोरी हुई है, कोई सिविल मैटर है, कोई क्रिमिनल मैटर है, गुजरात हाई कोर्ट। बॉम्बे में पुलिस ने केस बनाया है, महाराष्ट्र में बनाया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट किसी भी हाई कोर्ट का केस हो, सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे, किसी भी सेशन कोर्ट का केस हो, सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे। क्लियर? तो इसका मतलब समझने की आपको मैं एक वो समझाता हूँ। लेट्स टेक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आगे आ जाता है हमारे पास बे ऑफ बंगाल। इसके आगे इधर मान लो हमारे एरिया से, हम बंगाल की टेरिटरी के बियॉन्ड कोई केस हो गया, अब ये बंगाल की हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। मान लो साउथ चाइना सी के आसपास इस तरह से कोई केस हो गया इंडिया का, तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की टेरिटरी क्या है? पूरा इंडिया, सारा ए टू जी। हाई कोर्ट्स की टेरिटरी क्या है? स्टेट की जितनी टेरिटरी होगी। क्लियर? अब इसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, उसमें है कि एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी होंगे जजेस। सिमिलरली हाई कोर्ट की भी यही है, एक होंगे हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, हर एक स्टेट की हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे, बाकी जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी। अब
हाई कोर्ट के जजेस कैसे लगते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब आता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं अगेन प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। क्लियर? एंड फॉर अदर जजेस again who appoints? President, but after consulting Chief Justice of India, Chief Justice of the concerned states and Governor. Clear? Simple. अगर हमने कोई ऐसी स्टेट की कोर्ट है जो 2 स्टेट्स की है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इन केस ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट क्या होगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछ के, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट को पूछ के। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आज कोई नॉर्मल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछा जाएगा, और गवर्नर ऑफ पंजाब एंड गवर्नर ऑफ हरियाणा दोनों स्टेट्स से पूछा जाएगा। क्लियर? लेकिन अब यहां पे सुनो, यहां पे क्या है? दोबारा कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन सेकंड जजेस केस में एक चेंज आया। वो बोलते कि जब तो ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बोलते कि जब तो आपने लगाना है चीफ जस्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, तो आप पूछेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। इनकी कंसल्टेशन कंकरेंस है। क्लियर? जिसको ये बोलेंगे उसी को लगाना है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केसेस में भी था। बट जो गवर्नर है, गवर्नर बस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहना चाहिए, गवर्नर प्रेसिडेंट को क्या बता देंगे, ये तो बस लिख दिया। गवर्नर की कंसल्टेशन कंकरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ही किसी को प्रेसिडेंट बनाया होता है, उन्होंने उसको गवर्नर बनाया होता है। गवर्नर ने अगर अपनी कंकरेंस ना दी, कंसल्ट जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, गवर्नर ही चेंज हो जाएंगे शाम तक। तो गवर्नर बस आपको पेपर के लिए याद रखना है, अदरवाइज आपको पता हो गवर्नर का कोई रोल नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, अब जब हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ लिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी 2 सीनियर मोस्ट जजेस से बात करेंगे, सीनियर मोस्ट 1, सीनियर मोस्ट 2। तो ये जो कोलिजियम है इन 3 लोगों का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट 1, सीनियर मोस्ट 2, जिसको ये ओके करेंगे उसको ही आप लगा सकते हो किसी हाई कोर्ट का जज, जस्टिस हाई कोर्ट। तो एक बार के लिए अगर मैं रिपीट करूं तो आपको सिंपल तरीके से आप मुझे बताएंगे हाई कोर्ट के जज कैसे लगते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किससे पूछ के करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ के, प्लस गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट से। ये पेपर के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी, पर गवर्नर इन रियलिटी गवर्नर की कंकरेंस जरूरी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंकरेंस जरूरी है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद किससे पूछेंगे? अपने 2 जूनियर से, जो अदरवाइज सीनियर मोस्ट जजेस हो जाएंगे, क्योंकि सबसे सीनियर तो चीफ जस्टिस है। तो सीनियर मोस्ट 1, सीनियर मोस्ट 2, ये जो लोग हैं, ये जिसको बोलेंगे वो लगेंगे जस्टिस हाई कोर्ट के। ये जो लोग हैं, ये जिसको बोलेंगे वो लगेंगे चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। सिंपल। सुप्रीम कोर्ट का भी रिवाइज कर ले, 1 सेकंड लगेगा। यही अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो रही होती, सुप्रीम कोर्ट के जज लगना है बस, तो क्या होता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट पूछते, जो यहां बैठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनसे पूछते ये विद
4 सीनियर मोस्ट जजेस पूछते हैं, 1 2 3 4, और इनमें से अगर कोई 2 भी बोलते कि यार इसको मत बिठाओ हमारे साथ, तो उसको नहीं भेजते। एटलीस्ट 3 ये बोलते और एक CGI। और CGI कौन लगता? जो सीनियर मोस्ट जज होता, अनलेस आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल के जाते कि मेरे आगे वाला पर्सन जो आ रहा है इनकॉम्पिटेंट है। क्लियर? चलो, आई होप आपको अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर समझ आया है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट एसेंशियली इन थ्योरी पेपर में तो होती है प्रेसिडेंट के थ्रू, बट हमारी कंट्री में जजेस लगाए जाते हैं जजेस के ही थ्रू, जजेस के ही द्वारा। जुडिशरी इज अपॉइंटेड बाय द जुडिशरी। हाउ? बिकॉज जुडिशियल ओपिनियन, जजेस का ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरीली बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। वो उनको उन्हीं को लगाना है। अब ये तो ठीक है, समझ आ गया जी। क्वालिफिकेशन क्या है जज बनने की हाई कोर्ट में? तो पहला तो वही क्वालिफिकेशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट फॉर 10 years। या फिर तीसरी क्वालिफिकेशन, ही शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 years। या तो कोई छोटी सेशन कोर्ट हो गई है, जितने भी हमारी होती है ना ये सेकंड जजेस, फर्स्ट जजेस, या तो किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में 10 साल जज रहे हों, या फिर इंडिया की किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे हों, और सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए ही। तो फिर वो पर्सन जो है वो क्वालिफाइड है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। अब दोबारा वही बात आ जाती है। अब ये देखो, इस तरह से 1 करोड़ लोग होंगे जो हिंदुस्तान की 25 हाई कोर्ट्स में, आप किसी भी हाई कोर्ट में चले जाओ, हर दूसरा पर्सन तो काला कोट पहन के घूम रहा है। तो हर एक कोर्ट में आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो 10 साल से ज़्यादा वहाँ पे सीनियर एडवोकेट हैं, 10 साल से ज़्यादा वो वकील रहे हैं। इस तरह से हर एक हाई कोर्ट में आप चले जाओ, तो ऐसे तो कितने ही वकील हैं इंडिया में। उन 10 क्वालिफाइड लोगों में से वो कौन से 4 लोग हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाँ करेंगे? ये कौन से 4 लोग हैं इतने करोड़ों लोगों में से? ये मैं आपको बार बार रिपीट बोल रहा हूं कि ये एक कोई हवन सा होता है और ये 4 नए जजेस पैदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, पेश हो जाते हैं। इस चीज़ में बहुत ओपेसिटी है। कोई हमारा ऑल इंडिया जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं होता, जैसे IAS का एग्ज़ाम होता है। होना क्या चाहिए? इसी तरह से कि एग्ज़ाम होना चाहिए ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का। जो बच्चे जो हैं उसके लिए आप पेपर का पैटर्न रखो, 2 पेपर लॉ के लो, 2 पेपर सोसाइटी के लो, 2 पेपर इंग्लिश के लो, 1 पेपर लैटिन का भी ले लो, भाई इतनी लैटिन बोलते हैं हमारे जजेस, ठीक, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। 1 पेपर आप किसी और चीज़ का ले लो, जो भी उनको एग्ज़ाम लेना है, अच्छा खासा इलेबोरेटेड सा एग्ज़ाम बनाया जाए। वो एग्ज़ाम की आप क्वालिफिकेशन भी रख दो कि यार ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन की होनी चाहिए लॉ से। ये नहीं कि इंजीनियरिंग बीटेक के बच्चे कर लें, बाद में बच्चा पहले लॉ भी कर लेगा। लॉ करने के बाद में फिर बच्चा एग्ज़ाम दे, फिर आप उसकी 3 साल ट्रेनिंग करा दो, फिर उसके बाद आप उसको कहीं पे 3 साल की ट्रेनिंग के भी कुछ मार्क्स काउंट कर लो, फिर आप उसको जज अपॉइंट कर दो। अब वो 25 साल का 26 साल का बंदा जो है धीरे 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 एक सिस्टम के थ्रू राइज करेगा। क्या इतने केसेस डिस्पोज ऑफ होने चाहिए, इतने जर्नल्स लिखे होने चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल उसके ऊपर इनका मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दैट देयर शुड बी a great amount of transparency in how judges are appointed in judiciary. That thing is not there. Anyways, ये जो सब्जेक्टिव बातें हैं ना, ये तो मैं आपको बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ। बट say I have a student Adya, for example. Now Adya is a medical student. I was talking to one more students. अब जो हमारे पास ये जितने भी बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड हैं, कितने कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, कितने मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कितने नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, और इंजीनियर तो हमारी कंट्री में हर कोई है।
अब उनको पहले मुझे है कि एक बार मैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तो बता दूं, देन हम आपको अच्छे से पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम्स, बेनिफिट सब कराएंगे। ओके, चलें आगे। बट आपने एक डिफरेंस नोटिस किया, जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे थे, एट दैट टाइम आई हैड एन ऑप्शन, थर्ड एक ऑप्शन थी। पहला तो यह था सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, फिर इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जजेस हों, 10 साल तक एडवोकेट हों, या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट। दैट थर्ड ऑप्शन, so unlike Supreme Court, there is no provision for appointment of a distinguished jurist as a judge of a high court. Okay, so that thing is not there. ये नहीं कि किसी को लॉ की बहुत समझ है तो उसको भी उठा के आपने बना दिया। ओके, अब गवर्नर साहब का रोल वापस आता है। अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने। ओथ सेरेमनी जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की गवर्न करते हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस की एडमिनिस्टर करते हैं गवर्नर। गवर्नर साहब से पहले पूछा ही होता है, ठीक, चाहे उन्होंने हाँ की है चाहे नहीं की। नेक्स्ट, टेन्योर, हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कितना टेन्योर था? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स। सूनर यू ज्वाइन द सुप्रीम कोर्ट, सूनर यू विल बिकम, longer you will serve until you attain the age of 65. Similarly, sooner you join the Supreme Court, sooner you will become the Chief Justice of India and longer will be your tenure as the Chief Justice of India. Similarly here, आपको 62 की एज तक आप हाई कोर्ट के जज रह सकते हो। अब अगर कोई बच्चा 22 साल में लॉ करके 23 साल में, और फिर 33 इयर्स में 10 साल हो गए उसको वकालत करते हुए, 35 साल में जज बन जाता है, तो वो 30 साल तक करता रहे सर्व। क्लियर? सो 62 इज द एज गिवन बट नो टेन्योर एज सच। नाउ कम्स द रिमूवल पार्ट। हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है? रिमूवल इज एग्जैक्टली सेम जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज। एक तो पर्सन खुद ही रिजाइन कर सकता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, बट अगर उनको रिमूव करना है तो अगेन अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है। सो पर्सन कैन नॉट बी रिमूव्ड एज अ हाई कोर्ट जज एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो ऑर्डर कैसे पास होगा? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा बिल, दोनों हाउसेज में। और किस बेसिस पे? अगेन सेम बेसिस, जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इफ दैट इज प्रूव्ड ओनली देन दोनों हाउसेज में बिल पास होगा एंड देन यू आर रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जज ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट। वेरी सिंपल, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था वैसे ही यहाँ पे भी एक चीज़ अपने को देखनी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की टाइम पे मैंने आपको एक पावर बताई थी, वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ जजेस। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक हाई कोर्ट के जज हैं लेकिन आपकी ट्रांसफर होगी, आप दूसरे हाई कोर्ट में चले गए। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किससे कंसल्ट करने के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और व्हेन इट कम्स टू कंसल्टेशन तो क्या है बच्चे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन इज एक्चुअली कंकरेंस। मतलब इन्होंने जो बोल दिया वो इनको करना ही करना है, इनके ऊपर वो है काइंड ऑफ ही इज बाउंड टू डू बाय दैट, नॉट लाइक कि इनसे बिना पूछे कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर है। हाउएवर ये बोला गया था कि जब भी आपको रिमूव ट्रांसफ़र करना है जजेस को, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से किसी को आपने ट्रांसफ़र करना है से ये जबलपुर हाई कोर्ट विच इज़ इन मध्य प्रदेश, अगर आपने उसको ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्या करना है? जो जब भेजने वाली हाई कोर्ट है और जो रिसीविंग हाई कोर्ट है, CGI शुड कंसल्ट
In addition to the collegium of 4 senior most judges, the chief justice of 2 high courts, एक भेजने वाली ट्रांसफरिंग और दूसरी रिसीविंग। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश एंड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से पूछेंगे तो कोई भी जज यहाँ से इधर शिफ्ट हो सकता है या यहाँ से इधर ट्रांसफर हो सकता है। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, मैंने आपको अभी बताया कि हमारी कंट्री में राइट नाउ कुछ एडिशनल या एक्टिंग जजेस भी काम कर रहे हैं। ये कौन है? एडिशनल या एक्टिंग जजेस। सो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्संस एज एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 2 years। होता क्या है कि जब ऐसा लगता है कि वैकेंसीज थोड़ी कम है, प्रॉपर जजेस अभी हायर नहीं किए गए और मतलब वैकेंसीज ज़्यादा हैं, प्रॉपर जजेस अभी हायर नहीं किए गए, वी नीड टू डिस्पोज ऑफ द केसेस, तो हम कुछ जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं। अगेन चीफ जस्टिस ही करते हैं उसको भी 2 साल के लिए, लेकिन वो किसको करेंगे? वो उनको करेंगे जो अदरवाइज ड्यूली क्वालिफाइड है। और ड्यूली क्वालिफाइड कौन होगा? जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, 62 ईयर्स से कम होगा, 10 साल तक या तो जुडिशियल ऑफिस को संभाला होगा, 10 साल तक या फिर कोई हाई कोर्ट में जज रहे होंगे, तो उनको हम बोलते हैं एक्टिंग या एडिशनल जजेस। सिमिलरली रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जजेस का हम कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्रिसाइसली सिमिलर है यहाँ पर भी कि कोई पर्सन रिटायर हो चुके हैं बट अदरवाइज ड्यूली क्वालिफाइड है, तो फिर उनको आप टेम्परेरीली लगा सकते हो। रिटायर्ड जजेस की, एक्टिंग जजेस के, एडिशनल जजेस के, एडहॉक जजेस के, आप कुछ भी नाम दे दो, जो इनके फैसले हैं, जो इनके जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स की वही वैल्यू है जो किसी नॉर्मल जज की है। आप ये नहीं चैलेंज करोगे कल को कि यार मेरे केस में तो फैसला जो सुनाया था वो एक एडिशनल जज ने सुनाया था। उनके पास सेम पावर्स हैं। केसेस भी ऐसा नहीं है कि कुछ हल्के केसेस हैं वो उनको दे दिए जाएंगे और कोई अच्छे केसेस हैं वो उनको नहीं दिए जाएंगे कि आप तो रिटायर हो चुके थे या आप तो एडिशनल हो। जो भी मैकेनिज्म बना हुआ है एलोकेशन का, बेंच एलोकेशन का, उसी मैकेनिज्म के थ्रू केसेस दिए जाएंगे इन थ्योरी आई एम सेइंग। अब अदरवाइज तो हमारी कंट्री में मैं आपको करवाऊंगा 1-2 क्लासेस में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होते ही करवाऊंगा, कि हमारी कंट्री में 2 साल पहले बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस मीडिया में आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहते कि जो हमारा चीफ जस्टिस है, आई थिंक एट दैट टाइम जस्टिस मिश्रा वॉज देयर, वो बोलते कि जो हमारा चीफ जस्टिस है जब ये केसेस देता है, जब ये केसेस देते हैं कि तुम ये वाला केस सुन लो, तुम ये वाला केस सुन लो, तो वो एलोकेशन में बहुत ज़्यादा ओपेसिटी और करप्शन है। बोलते कि अच्छे जो केसेस हैं, मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बेंच एलोकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अनफॉर्चुनेट है क्योंकि लोगों का तो सारा फेथ ही जुडिशरी पे है कि कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो इवेंचुअली कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर जजेस ही ऐसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि भाई जुडिशरी में भी बहुत करप्शन चल रही है या ओपेसिटी है, हम नहीं कुछ कर सकते, हम तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई, तो you can well imagine how that erodes faith of people in the institutions of democracy. Clear? अदरवाइज भी हमारी कंट्री में जो सबसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जुडिशरी पे हम बहुत इलेबोरेटेड लेक्चर लेंगे। अदरवाइज भी अगर आप देखोगे तो क्या है बच्चे, आप जाते हो कोर्ट में, आप बोलते हो, आप किसी से आपका कोई आर्गुमेंट हो जाता है, आप बोलते हो कि यार फिर अगर ऐसा करोगे डिपार्टमेंट में जाके कि मैं फिर ऐसा करोगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, तो आगे से वो क्या बोलता है, कहता हाँ जी आप चले जाओ कोई ना। उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 4-6 महीने में मेरी 10 पेशियाँ होगी और फिर कोई मेरे को वर्डिक्ट सुना दी जाएगी। उसको पता है कि यार एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सिस्टम है। कमिंग बैक टू दिस थिंग, अब आता है हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या है इनकी, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन और इनकी ज्यूरिसडिक्शन साथ साथ में देख, उसकी रिवाइज हो जाएगी, इसकी देख लेंगे। हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की थी 2 स्टेट्स के डिस्प्यूट्स, स्टेट्स और यूटीज के डिस्प्यूट्स एंड सो ऑन।
अब वो इसकी तो नहीं हो सकती क्योंकि वो एक्सक्लूसिव थी सुप्रीम कोर्ट की। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश और झारखंड में या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, यू कैन टेक इट टू बॉम्बे हाई कोर्ट, यू कैन टेक इट टू जबलपुर हाई कोर्ट। फिर तो आपको पता ही है कि यार सही नहीं है, यू नीड एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट। यहां पे क्या होता है, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस ऑफ एमपी, MLAs, disputes of such nature can be taken to the high court directly। MPs और MLAs के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू लोअर कोर्ट्स, यू कैन स्ट्रेट अवे मूव द हाई कोर्ट, इनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सिमिलरली एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 जो है वही पावर इवेंचुअली रिट जुरिस्डिक्शन की आर्टिकल 226 में भी है। आपको कभी भी फंडामेंटल राइट अब्रिज या एब्रोगेट हो रहे हैं, आप सीधा हाई कोर्ट मूव करोगे तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि पहले लोअर जुडिशरी एग्जॉस्ट करो फिर आना मेरे पास। वो आपका एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 नेक्स्ट, रिट जुरिस्डिक्शन। इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है, थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव है, उसका मैं आपको रीजन भी बता देता हूं। क्रोनोलॉजिकली हमारी हाई कोर्ट्स पुरानी हैं सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट्स तो ब्रिटिश के टाइम से चली आ रही हैं, ठीक। तो क्या था कि मान लो एक हाई कोर्ट बनी, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 1920 में। अभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आसपास भी नहीं है, अभी तो गांधी जी ने शुरू करना है लड़ना नाउ। लेकिन जब ब्रिटिश ने कोई हाई कोर्ट बनाई तो उन्होंने रिट जुरिस्डिक्शन दी, रिट की पावर दी कि हेबियस कॉर्पस की यार जुडिशरी जो है वो बोल सकती है कि यार ये पर्सन को इलीगली डिटेन किया हुआ है, प्रोड्यूस द बॉडी। या बोल सकती है टू प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट कि यार आप ये कैसे सुन रहे हो, हमें दो, ये तो आपकी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है। या फिर उन्होंने कोई वर्डिक्ट दे दी, बोला नहीं यार इसको कैंसिल करो, हम सुनेंगे। सिमिलरली किसी को ऑर्डर दे सकती है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि यार व्हाई आर यू नॉट मेकिंग दिस अपॉइंटमेंट। रिट्स हमने की थी, फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को आप दोबारा सुन लेना, नहीं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। नाउ बच्चे, जो रिट जुरिस्डिक्शन है उस समय जो दी गई ब्रिटिश ने, वो तो उन्होंने बस कोर्ट को दे दी, सिंपल। तो वो क्या हो गया, वो किसी भी राइट के केस में जुरिस्डिक्शन पर्सन चला गया, जी मेरा ये राइट है, देखो मेरे पास राइट टू वोट है लेकिन ये ऐसे कर रहे हैं, हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया डायरेक्टली। एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड 1950 में हमने बच्चे सुप्रीम कोर्ट बनाई और यहाँ पे डेडिकेटेड पावर दी रिट जुरिस्डिक्शन की आर्टिकल 32 में फॉर फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे जो रिट जुरिस्डिक्शन जो दी गई है ये फॉर फंडामेंटल राइट्स दी गई है। यहाँ पे जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो तो फॉर एनी लीगल राइट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट है। हमने जिस स्पेशल डेडिकेटेड फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन दी गई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? इट मींस बिकॉज इट इज डेडिकेटेड टू वन थिंग, that means it is limited to one thing as well. On the other hand, since it is not dedicated to fundamental rights only, so it is more wider in scope. So writ jurisdiction of a high court is more wider in scope in the sense that high court can issue a writ not only in the cases of fundamental rights but other cases as well, other rights as well. On the other hand, Supreme Court issues writs in the cases of fundamental rights, constitutionally speaking. ठीक है, speaking from Constitution's perspective. Next, appellate jurisdiction. आप कोई सिविल मैटर हो, कोई क्रिमिनल मैटर हो, उसके लिए जब आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट से न्याय नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय नहीं मिला, सेशन जज से न्याय नहीं मिला, तो आप अपील लगा सकते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन है। क्लियर? पुराने टाइमों में सुप्रीम कोर्ट के केस में कुछ लिमिटेशंस थी सिविल मैटर की।
क्रिमिनल मैटर वो होता है जहाँ पे आपको सजा दी जाती है, केसेस को डिसाइड बताया गया होता है कि यार इसके लिए तो फिर ना क्रिमिनल केस माना जाएगा, इस चीज़ को पेनल्टी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा। सिविल मैटर्स जैसे कि डिवोर्स, जैसे कि इनहेरिटेंस, जैसे कि अडॉप्शन, ठीक, इस तरह के बहुत सारे मैटर्स। तो जो सिविल मैटर्स हों या क्रिमिनल मैटर्स हों, किसी भी मैटर में अगर आपको लोअर कोर्ट से जस्टिस नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हैं, हाई कोर्ट से नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। पुराने टाइमों में सिविल मैटर में कुछ अमाउंट डिसाइडेड थी कि यार कम से कम इतने रुपए का अगर डिस्प्यूट होगा तभी आप ऊपर जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं है कि आपका 700 रुपये का डिस्प्यूट है और आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, बट अब वो कंडीशन हटा दी गई थी। नाउ इन थ्योरी आपकी कितने रुपए का भी छोटा मोटा डिस्प्यूट भी है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आती है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अ हाई कोर्ट हैज अ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्रिब्यूनल, क्लियर। तो क्या हो गया, जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट का बताया था वैसे हाई कोर्ट का भी है कि हाई कोर्ट के पास में भी पावर है कि पंजाब और हरियाणा में, चाहे जींद हरियाणा में या अमृतसर पंजाब में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं लुधियाना की, कहीं के भी, उन सब के ऊपर जो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन रहेगी, सुपरवाइजरी कंट्रोल रहेगा, वो किसका रहेगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। नेक्स्ट, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, व्हाट डज दैट मीन? आपका केस चल रहा है जबलपुर की अगेन या गुवाहाटी की हाई कोर्ट में, गुवाहाटी की हाई कोर्ट असम में, आप वहां पर आपका वकील कोर्ट कर सकता है कि इन पर्सन ए वर्सेस पर्सन बी केस बैक इन 2003 ऑनररी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उन्होंने ये केस में, इस केस एग्जैक्टली सेम केस में ये बोला था। तो जब आप उसको बोलोगे कि उन्होंने ये बोला था तो उस जजमेंट की रिस्पेक्ट की जाएगी उसमें। एक हाई कोर्ट की जजमेंट को आप इस तरह से ऑन रिकॉर्ड यूज़ कर सकते हैं और सेशन कोर्ट्स में तो पक्का ही कर सकते हैं। मान लो कोई हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे केस चल रहा है और जबलपुर की हाई कोर्ट की कोई जजमेंट है, उस जजमेंट को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जज साहब उसको ऑनर करेंगे, उनको करना होएगा, क्लियर। सो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट ऑल्सो हैज़ अ पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स जजमेंट। ऑफ कोर्स जब किसी हाई कोर्ट को पता है कि यार मेरी जजमेंट्स तो पूरे इंडिया में इस तरह से साइटेशन के लिए यूज होंगी, तो उनके पास पावर है, दैट पावर इज कि इसको हम यूज करते हैं एज दिस थिंग, इसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है, सेल्फ करेक्टिंग बॉडी बन जाती है। नेक्स्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वो आर्टिकल 13 और 226 दोनों में इम्प्लिसिटली दिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू एज अ फ्रेज तो कहीं पे लिखा ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट यू नीड टू नो कि वो यहाँ पे इसमें भी आता है, क्योंकि कोई लॉ लेके आई स्टेट गवर्नमेंट, मान लो पंजाब विधानसभा कोई लॉ ले आती है, लोग उसको पंजाब की हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो क्या करेंगे, वो उसको चेक करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके ये भी सर्टिफिकेट भी दे सकती है कि जाओ भाई बाकी आप सुप्रीम कोर्ट से देख लो, पर वो रिव्यू कर सकती है, सेशन कोर्ट नहीं ये कर सकती। सो जुडिशियल रिव्यू एसेंशियली लाइज विद द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। जैसे से पंजाब विधानसभा या हरियाणा विधानसभा कोई ऐसा लॉ ले आए जो आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी उसको ऑब्जर्व करके बोलेगा कि हमारे हिसाब से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड देन ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट विल टेक अप दैट मैटर, बट यू शुड नो दैट इवन हाई कोर्ट हैज इन दैट सेंस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्लियर। सो दैट वाइंड्स अप आवर हाई कोर्ट्स। अब देखो आप ध्यान से, हमारे पास सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आती है हमारे पास subordinate courts. They are called subordinate courts because they are subordinate to the high court.
क्लियर। आर्टिकल नंबर 233 to 237 in our constitution, part 6, they we have subordinate codes given here. Okay, so let's start with subordinate codes. Subordinate codes बहुत easy हैं और बहुत simple और इतने important भी नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यूजुअली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आता है या फिर ऑल्टरनेटिव कोर्ट से आता है, जैसे कि नालसार, लोक अदालत, दिस एंड दैट, जो कि हम गवर्नेंस में करेंगे। एनीवेज, अब ये तो आपको समझ आ गया, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अदरवाइज तो आपको पता है ना, हमारा ये इंडिया है, इसको हमने जैसे स्टेट्स में बांट रखा है, हर एक स्टेट को फिर हमने फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रखा है। फॉर एग्जांपल पंजाब हैज़ 22 डिस्ट्रिक्ट्स, हरियाणा हैज़ 22 डिस्ट्रिक्ट्स, एमपी आई थिंक हैज़ 37 डिस्ट्रिक्ट्स एंड सो ऑन, राजस्थान हैज़ 37 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट होती है इसी तरह से, जैसे पूरे इंडिया की एक सुप्रीम कोर्ट है और पूरे स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है। सिविल मैटर जैसे कि मैंने आपको बोला, जहाँ पे आपको सज़ा नहीं होती, पैसों का फैसला हो रहा है, ठीक, किसी का हाइपोथेटिकली, ज़रूरी नहीं है कोई भी केस को आप सिविल या क्रिमिनल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी से पैसे लिए थे, मैंने उनको चेक दे दिया, मेरा चेक बाउंस हो गया और हमारा लॉ ये बोलता है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो आपको उसको वो पैसे दे देने, बात खत्म हो गई, सिविल मैटर बन जाता है। क्लियर। वही अगर इसको वैसा बोल दें कि एक तो आपको उसको पैसे देने हैं और जिसका चेक बाउंस हुआ उसको 6 महीने की सज़ा भी है, क्रिमिनल मैटर बन जाता है। क्लियर, सिंपल। तो अब क्या है, हाई कोर्ट में ही एक हो गया हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेशन कोर्ट बोल देते हैं इसको, सेशन कोर्ट। टॉप पे सबसे ऊपर ये है, ठीक, क्लियर, सबसे टॉप पे ये है। इनके नीचे जो होगा, मतलब सेशन जज के नीचे जो होंगे वो होंगे हाई कोर्ट के नीचे, बट अदरवाइज टॉप पे हो गया हमारे पास सेशन कोर्ट। अगर हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल मैटर्स की, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में कोई नशे के साथ पाया गया, उसके ऊपर एनडीपीएस की कोर्ट बैठी हुई है, तो कौन होगा, वो सेशन जज कोई होगा जो एनडीपीएस का केस सुन रहा है। क्लियर। इनके नीचे क्रिमिनल मैटर्स में हो जाते हैं हमारे पास कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेशन के नीचे ये। और अगर हम सिविल की बात करें तो यही, जैसे सेशन जज हैं इसी लेवल पे सबसे ऊपर हो गया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे आ जाते हैं कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज। इनके नीचे अब अगर सबसे लोएस्ट लेवल की बात करें तो सिविल साइड पे आ गए हमारे पास मुंसिफ, कई जगहों पे होते हैं MUNSIFF, मुंसिफ। और क्रिमिनल साइड पे आगे चीफ हट जाएगा, आ जाएगा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो अगर एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोई केस है किसी के ऊपर, तो वो कहाँ जाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद वो जा सकता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सेशन जज के पास। उसके बाद में वो जाएगा हाई कोर्ट के पास, उसके बाद में वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सिमिलरली अगर कोई पेटी सिविल मैटर है तो वो जा सकता है मुंसिफ के पास, वहाँ से चीफ सबऑर्डिनेट जज के पास, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज के पास, या डिस्ट्रिक्ट जज के पास, वहाँ से हाई कोर्ट और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आया, बेसिक सा स्ट्रक्चर। क्लियर। अब आती है बात ये कि ये तो ठीक है, ये लगते कैसे हैं, ये सेशन जज या ये सारे ये लगते कैसे हैं। इसको लगने के 2 तरीके होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की पहले बात करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जो सेशन लेवल के हैं, जो ऊपर है हाई कोर्ट से बिल्कुल नीचे, अपॉइंटमेंट इनकी पोस्टिंग, इनकी प्रमोशन किसी भी स्टेट में कौन करता है, गवर्नर, इन कंसल्टेशन विद
हाई कोर्ट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से लगता है पर्सन, इसका मतलब क्या हो गया, हाई कोर्ट ही लगाती है, गवर्नर तो बस अपॉइंट करते हैं। किसको? क्वालिफिकेशन है पहला, एक तो वो पर्सन जो है ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, सेंट्रल या स्टेट सर्विसेज में काम ना करता हो। दूसरा, वो एडवोकेट रहा हो 7 ईयर्स तक। आप 7 साल तक वकील थे, आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अच्छे से जानते हैं, वो आपको लीगल एक्सपर्ट मानते हैं बहुत अच्छी चीज़ का, तो वो आपको लगा देंगे, आप सेशन जज लग सकते हो। एंड शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। तो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन का मतलब यही है, वहाँ पे साहब आपको लगा देंगे। क्लियर, सिंपल। तो सेशन जज लगने के लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? बस आपको 7 साल वकील होना चाहिए। जैसे हाई कोर्ट का जज लगने के लिए आपको 10 साल का वकील होना चाहिए, यहाँ पे 7 साल का वकील होना चाहिए। जो बाकी जजेस हैं, सेशन जज तो समझ आ गया, इसके बाद जो बाकी जजेस हैं वो कैसे लगते हैं? ये लगते हैं बच्चे जो जुडिशरी का एग्जाम होता है उसके थ्रू। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्संस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू जुडिशियल सर्विस अगेन आर मेड बाय द गवर्नर। हाई कोर्ट के नीचे के अपॉइंटमेंट्स करते गवर्नर हैं, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। होता क्या है, हाई कोर्ट जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को बोल देती है भाई पेपर करा दो, हमें 10 जजेस चाहिए, तो वो सेकंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस तरह से वो नीचे लेवल पे लग जाते हैं। क्लियर, तो वो लग गए नीचे, अब वो भी प्रमोट होके ऊपर जा सकते हैं। आपको अगर सेशन जज बनना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेशन जज से दिस इज द सेशन जज, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली 7 साल वकील बन के ही आना है। आप यहाँ पे बैठे थे नीचे, आप सेकंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे, पेपर क्लियर किया था आपने, यहाँ से बैठ के आप 5 साल बाद 7 साल बाद सेशन जज लग गए, फिर उसके बाद में 5 साल आप यहाँ पे रहे, 10 साल आप सेशन जज रहे, फिर आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट आप 5 साल रहे, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये भी हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में देखा गया कि बहुत लोग सेशन जज इधर लगते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और ऑलमोस्ट रिटायर ही हो जाते हैं, और जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजेस लग रहे हैं वो ऐसा है कि बस वो वकील थे और एकदम से उठा के कहीं से उनको जज लगा दिया। क्लियर, एनीवेज आपको ये पता लग गया कि एग्जाम जो होता है अभी जुडिशरी का वो लोअर लेवल के जजेस, हालांकि जज कोई भी लो लेवल का नहीं है, सभी बहुत महान है, बट लो लेवल की जुडिशरी के लिए एग्जाम होता है तो वो लगते हैं अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए आपको मैंने बता दिया। क्लियर, अब ये तो हो गया, एग्जाम हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम ले लेती है, हाई कोर्ट बता देती है और आप जज लग जाते हो उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट। ये करते क्या है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप लेवल की जुडिशरी है डिस्ट्रिक्ट में वो है डिस्ट्रिक्ट जज। इनके पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है और एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स की। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल वही वाला दे देता हूँ कि क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जब वो कर रहे हैं, क्रिमिनल केसेस ले रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज को हम बोलेंगे सेशन जज। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्ट्रिक्ट लगा लो आप, वहाँ पे कोई ड्रग्स रिलेटेड केस था, पुलिस ने पकड़ा ड्रग्स वालों को और ले गए डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अब कोई सेकंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इनके पास केस गया ही नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सीधा सेशन जज के पास केस चला गया एनडीपीएस का, उन लोगों का जो ड्रग्स के केस में थे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सिमिलरली वो कोई और केस होता थोड़ा पेटी क्राइम का तो नीचे भी जा सकता था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास और फिर वहां से अपील लग के सेशन जज के पास जा सकता था। क्लियर, पहली चीज समझ आ गई। उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं इनकी जजमेंट की अपील आप लगा सकते हो। इन्होंने कोई केस दिया, आपने उसको चैलेंज करना है हाई कोर्ट में। क्लियर, तीसरी चीज, इनके पास में भी बहुत पावर है। अगर बहुत सारे लॉज ऐसे भी हैं जिनमें सजाए मौत लिखी हुई है हमारी कंट्री में, ये वो भी सुना सकते हैं क्योंकि लॉ में लिखा है, मेरे पास पावर है, मैंने सुना दी। सेशन जज हैज अ पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। बट अगर इन्होंने कभी किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी है, किसी को फांसी की सजा सुनाई है,
तो फिर एज अ मैटर ऑफ राइट हम पहले कर चुके हैं, इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे, पहले हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगी। इनफैक्ट फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर भी जो है सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करेगी, किसी की जान ऐसे नहीं ले लेंगे। ठीक, क्लियर। इसके नीचे का आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल था कि जज पर्सन वही है, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज लगा हुआ है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो जो है अगर वो क्रिमिनल केसेस सुन रहे हैं तो सेशन जज हो गए, सिविल केसेस सुन रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज बोल देते हैं। सेशन जज के नीचे हमारे पास आ गए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल मैटर्स में, और इनके नीचे आगे फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्लियर। और अगर सिविल मैटर्स हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, इनके नीचे आ गया हमारे पास सबऑर्डिनेट जज, और इनके नीचे आ गए मुंसिफ, कोर्ट ऑफ मुंसिफ। नाउ दिस वाइंड्स अप आवर टॉपिक ऑफ जुडिशरी। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।